नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम सुनने जा रहे हैं एक कोमल, मीठी और नमकीन सी कहानी जिसका नाम है गुड़ और नमक। कभी सोचा है जीवन का असली स्वाद कहां छिपा है? मीठे गुड़ में या नमकीन सच में? एक गांव था। वहां एक पत्नी दिन भर मेहनत करके घर में गुड़ बनाती, वहीं उसका पति खेतों में पसीना बहाकर नमक पैदा करता। दोनों सोचते, मेरी मेहनत बड़ी है, मेरा काम ज्यादा कीमती। लेकिन जब एक दिन गुड़ बिना नमक के फीका लगा और नमक बिना गुड़ के बेस्वाद, तब उन्हें समझ आया, जिंदगी का स्वाद अकेलेपन में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ में है। यह सिर्फ गुड़ और नमक की कहानी नहीं, यह रिश्तों का सच है, जहां मीठी बातें और नमकीन तकरार मिलकर जीवन को असली स्वाद देते हैं। तो आज रात जैसे जैसे आप इस कहानी की परतें सुनेंगे, वैसे वैसे नींद आपकी पलकों पर उतर आएगी और दिल को मिलेगा एक मीठा सुकून भरा आराम। अगर ऐसी कहानियां आपको भी जीवन का स्वाद याद दिलाती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई दास्तान आपके सपनों तक पहुंचने आती है। अब बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय है? आपके हर कमेंट से यह एहसास और गहरा हो जाता है कि आप भी इस सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की गुनगुनाहट सुनिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि हम चल रहे हैं उस छोटे से गांव की ओर जहां गुड़ और नमक मिलकर जिंदगी का सबसे सच्चा स्वाद बनाते हैं। बरसात अभी थमी ही थी। मिट्टी से उठती सोंधी सोंधी महक पूरे गांव में बिखरी हुई थी। कच्ची गलियों से होकर बैलगाड़ी के पहिए गुजरते तो पानी से भरे गड्ढों में आकाश की परछाई हिलोरें लेने लगती। दूर खेतों में हल जोतते किसान की पुकारें गूंज रही थीं, हाय हाय बैल, ओ हौ। इसी गांव के एक छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा घर था। घर की चौखट पर बैठी थी गौरी, जो अपने छोटे छोटे हाथों से गन्ने का रस बड़े लोहे की कढ़ाई में उबाल रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह कहती, गुड़ बनाना आसान काम थोड़े है, हर बुलबुले के साथ ध्यान रखना पड़ता है, वरना सारा रस कड़वा हो जाएगा। घर के भीतर से आवाज आई, गौरी जरा देखना तो, धुआं बहुत उठ रहा है, पड़ोसी समझेंगे आग लग गई। यह आवाज थी उसके पति राम सुमेर की। वह नमक के खेतों में काम करता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह गांव से बाहर तालाब किनारे फैले नमक के खेतों की ओर निकल जाता। कपड़े पसीने और नमक की परत से सफेद हो जाते, हाथों की लकीरों में नमक की धारियां जम जाती, मगर वह मानता था कि यही उसका असली श्रम है। राम सुमेर अक्सर कहा करता, देखो गौरी, गुड़ तो मीठा है ही, पर असली मेहनत नमक में है। धूप, पसीना और जलन सब सहना पड़ता है। बिना नमक के कौन सा पकवान पूरा होता है? गौरी हंसते हुए जवाब देती, और मीठा गुड़ ना हो तो किससे स्वाद आएगा? नमक तो चुटकी भर डालते हैं, लेकिन गुड़ से ही लोग तृप्त होते हैं। बच्चे हों या बूढ़े, सब गुड़ के लड्डू मांगते हैं। दोनों की यह बहस अक्सर हंसी मजाक में चलती रहती, मगर भीतर भीतर दोनों सोचते थे कि उनकी मेहनत ही सबसे बड़ी है। उस शाम गांव की चौपाल पर ढोलक बज रही थी। किसान बारिश के बाद पहली बैठक कर रहे थे। कोई बीज बोने की बात कर रहा था, कोई बैल की हालत का जिक्र। बीच में बुजुर्ग धरनी लाल ने कहा, अरे खेती बाड़ी तो सबकी है, पर सुनो, आदमी को गुड़ चाहिए भी और नमक भी, दोनों के बिना स्वाद अधूरा है। राम सुमेर चौपाल में बैठा था। उसने मन ही मन सोचा, धरनीलाल भले कहे, मगर असली पसीना तो नमक में है। उधर गौरी अपने घर के आंगन में बैठी गन्ने का रस चला रही थी और सोच रही थी, मीठा गुड़ ही असली काम का है, नमक कौन रोज याद करता है। गौरी और राम सुमेर का एक छोटा बेटा भी था, मोहन, जो 14 बरस का था। वह दोनों की बातों को ध्यान से सुनता और अक्सर पूछ बैठता, अम्मा, सच में ज्यादा मेहनत कौन करता है, आप या बाबूजी? गौरी हंसकर कहती,
अरे, मेहनत तो सब करते हैं रे मोहन, बस हर किसी का काम अलग है। पर फिर भी उसके मन में सवाल रह जाता। सुबह का सूरज पीपल की शाखों से छनकर गौरी के आंगन में आ रहा था। मिट्टी की दीवारों पर सुनहरी रोशनी खेल रही थी। गौरी चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बैठी थी। अंदर से गुड़ की मिठास और बाहर से धुएं की महक मिलकर पूरा आंगन महका रहे थे। मोहन लकड़ी के टुकड़े बटोर कर चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में कौतूहल था। वह हर रोज अम्मा और बाबूजी की बातों को सुनता और मन ही मन सोचता कि आखिर कौन सा काम सचमुच बड़ा है। उधर राम सुमेर अपने सिर पर गमछा बांधते हुए तैयार हो रहा था। नमक के खेतों की ओर निकलने का समय हो चला था। जाते जाते उसने गौरी की ओर देखा और कहा, गौरी, देखो तो ये नमक का काम कितना कठिन है। सूरज सिर पर आग बरसाता है और जमीन पर नमक की परत आंखें चुभो देती है। बिना मेरे श्रम के गांव वालों के खाने का स्वाद फीका पड़ जाए। गौरी ने मुस्कुराकर पलटकर कहा, राम सुमेर, ये मिठास जो तुम हर रोज चाय, खीर और लड्डू में छकते हो, वो कौन देता है? नमक तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन गुड़ बनाना कला है। अगर आंच जरा भी बिगड़ी तो सारा रस कड़वा हो जाएगा। राम सुमेर ने तो नक्कर कहा, कला वल्ला सब अपनी जगह है, लेकिन मेहनत की असली आग नमक में है। एक दिन चलकर देखो मेरे खेत में, तब समझोगी। गौरी भी पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने सिर उठाकर उत्तर दिया, और तुम भी कभी आओ गुड़ की भट्ठी पर, तब समझोगे। दिन भर धुआं आंखों में भर जाता है, हाथ जल जाते हैं और रस की हर उबाल पर ध्यान रखना पड़ता है। मोहन इन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे मजा भी आता था और सोचने पर मजबूर भी हो जाता था। उसने मन ही मन ठाना, मैं दोनों का काम देखूंगा, तभी समझ पाऊंगा कि असली मेहनत किसकी है। शाम को जब राम सुमेर नमक के खेत से लौटकर आया, उसके पैरों में सफेद परत जमी हुई थी। कपड़ों से भी पसीने और नमक की बू आती थी। गांव की चौपाल पर सब लोग जमा थे। धरनीलाल फिर वही पुरानी बात छेड़ बैठे, देखो भाइयों, आदमी चाहे जितनी बहस कर ले, लेकिन बिना नमक और गुड़ के जीवन अधूरा है। नमक आंख खोलता है, गुड़ दिल मीठा करता है। राम सुमेर ने हंसकर कहा, धरनीलाल काका, आप तो हमेशा बराबरी की बात करते हो, पर सच कहूं, नमक की आग जो हम सहते हैं वो कोई नहीं सह सकता। धरनीलाल ने धीरे से जवाब दिया, राम सुमेर, गुड़ की मिठास बिना नमक भी अधूरी है। तू मान या न मान, दोनों मिलकर ही स्वाद बनाते हैं। रात को घर लौटने पर गौरी ने गुड़ की बनी राबड़ी परोसी। राम सुमेर ने छका और भौहें सिकोड़ लीं। अरे, इसमें नमक ही नहीं है, मीठा तो है पर जीभ को कचोट रहा है। गौरी ने हंसते हुए कहा, तो अब समझे, नमक अकेला भी काम का नहीं, गुड़ अकेला भी काम का नहीं। राम सुमेर ने फिर भी हार न मानी। गुड़ तो बस मिठास देता है, असली कसक और पहचान तो नमक से है। बिना नमक जीभ को चैन नहीं। गौरी ने चुटकी लेते हुए कहा, और बिना गुड़ के नमक किसे सुहाएगा? कभी अकेला छक्कर देख लो। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों की जिद बनी रही। उस रात मोहन ने अपनी अम्मा और बाबूजी को सोते देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में अपनी अपनी मेहनत का गर्व भी। मोहन ने तय कर लिया, कल से मैं दोनों का काम देखूंगा, तभी फैसला होगा कि असली स्वाद किसके बिना अधूरा है। सुबह का आसमान लालिमा से भर रहा था। मुर्गे की बांग के साथ ही गांव जागने लगा। कुएं से पानी भरती औरतें, बैलों को खूंटे से खोलते किसान और दूर से आती बांसुरी की धुन, सब मिलकर गांव की सुबह को जगा रहे थे। मोहन ने उस दिन जल्दी उठने का निश्चय किया था। उसने अम्मा गौरी से कहा, अम्मा, आज मैं आपके साथ गुड़ की भट्ठी पर काम करूंगा। देखूं तो जरा कितना कठिन है गुड़ बनाना। गौरी का चेहरा चमक उठा। अरे, तू तो मेरा लाडला है, चल देख ही ले, लेकिन सावधान रहना, यह काम खेल नहीं है। गरम रस छींटा मारे तो जला देगा।
गौरी और मोहन आंगन में बने बड़े लोहे के कड़ाहे के पास पहुंचे। उसमें गन्ने का हरा भरा रस उबल रहा था। धुआं और भाप मिलकर चारों तरफ छा रहे थे। गौरी लकड़ी से आंच संभाल रही थी और बीच बीच में झाग निकालकर किनारे फेंकती जा रही थी। मोहन ने जैसे ही लकड़ी उठाई, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। अम्मा, ये तो बहुत गर्म है, आंखों में धुआं भी जा रहा है। गौरी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही है असली मेहनत। दिन भर यही करना पड़ता है। धुएं से आंखें जलती हैं, लेकिन रस को ध्यान से पकाना पड़ता है। अगर जरा भी चूक हो गई तो गुड़ कड़वा हो जाएगा। मोहन ने धैर्य से काम करने की कोशिश की। उसके हाथ कांपते रहे, पर उसने झाग निकालने में अम्मा का हाथ बटाया। कुछ देर में उसके गाल लाल हो गए, कपड़े भाप से भीग गए। शाम होते होते भट्ठी से गुड़ की गाढ़ी परत तैयार हुई। छोटे छोटे लड्डू बनाए गए। मोहन ने थककर कहा, अम्मा, अब समझ आया कि यह काम कितना कठिन है। मिठास बनाने के लिए कितनी जलन सहनी पड़ती है। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, मिठास बिना मेहनत के नहीं आती। उसी शाम रामसुमेर नमक के खेत से लौटते हुए थका हारा था। उसके पैरों में सफेद परत और आंखों में धूप की जलन थी। घर आते ही उसने देखा कि मोहन गुड़ का लड्डू हाथ में लिए बैठा है। रामसुमेर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या रे मोहन, आज गुड़ की मिठास का स्वाद लिया? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हां बाबूजी, अम्मा का काम बहुत कठिन है। धुआं, गर्मी और जलन सब सहना पड़ता है। रामसुमेर ठट्ठा कर हंस पड़ा। बेटा, तूने अभी आधा ही देखा है। नमक के खेत में चलकर देख, तब समझेगा। सूरज आग की तरह सिर पर होता है। जमीन पर सफेद नमक आंखें चुभोता है और शरीर का पसीना तक नमक बनकर जम जाता है। मोहन चुप हो गया, लेकिन मन में उसने निश्चय कर लिया, कल मैं बाबूजी के साथ जाऊंगा और देखूंगा कि नमक का काम कैसा है। रात को जब सब लोग सो गए, मोहन नींद में भी करवटें बदलता रहा। उसके कानों में अम्मा की बात गूंज रही थी, मिठास बिना मेहनत के नहीं आती, और बाबूजी की आवाज भी, नमक के बिना स्वाद अधूरा है। मोहन के मन में सवाल और गहरा हो गया, क्या सच में जीवन का स्वाद गुड़ से है या नमक से, या फिर दोनों से मिलकर ही पूरा होता है? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि रामसुमेर उठ खड़ा हुआ। उसने गमछा कंधे पर डाला और लकड़ी की डंडी उठाई। बाहर आंगन में गौरी चूल्हा सुलगा रही थी। रामसुमेर ने धीरे से कहा, गौरी, आज मोहन मेरे साथ चलेगा। नमक के खेत में देखेगा कि असली मेहनत क्या होती है। गौरी ने थोड़ी चिंता जताई। मोहन अभी बच्चा है, वहां की धूप आंखें जला देगी और पैरों की चमड़ी तक फट जाती है। संभाल कर रखना उसे। रामसुमेर ने सिर हिलाया। चिंता मत कर, मैं साथ हूं, लेकिन उसे समझना चाहिए कि नमक के बिना जीवन का स्वाद अधूरा है। मोहन पहले से ही तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बाबूजी, मैं सब देखूंगा और सीखूंगा भी। तीनों एक साथ खेत की ओर बढ़े। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता सूखा और चमकीला होने लगा। सूरज की किरणें सफेद धरती पर पड़ रही थीं और वह दूर से बर्फ जैसी चमक रही थी। मोहन ने हैरानी से पूछा, बाबूजी, ये जमीन इतनी सफेद क्यों लग रही है, जैसे किसी ने दूध बिखेर दिया हो? रामसुमेर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, यह है नमक की धरती। देख कैसे पानी सूखकर नमक की परत छोड़ जाता है। यही है हमारी रोजी रोटी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। नमक की सफेदी आंखों में चुभ रही थी। मोहन ने आंखें मलते हुए कहा, बाबूजी, ये तो सच में बहुत तेज चमक है। आंखें जल रही हैं। रामसुमेर ने अपने सिर का गमछा उतारकर बेटे के सिर पर रखा। ये गमछा बांध ले, इसी तरह हम सब काम करते हैं। यहां पांव भी जलने लगते हैं। देख, मेरे पैरों की चमड़ी तक सख्त हो गई है। मोहन ने जब बाबूजी के पैर देखे तो हैरान रह गया। तलवों पर दरारें पड़ी थीं, जैसे सूखी धरती में पड़ती हैं।
राम सुमेर ने कुदाल उठाई और नमक की परत पर चोट मारी। सफेद चकत्ते टूटकर बिखर गए। देख मोहन, यही है हमारा काम, सूरज की आग और धरती की चुभन के बीच नमक निकालना। मोहन ने भी कुदाल उठाई। उसने जैसे ही चोट की, उसकी हथेलियां लाल पड़ गईं। पसीना माथे से बहकर नमक पर गिरा और तुरंत सफेद दागा छोड़ गया। मोहन ने चौंक कर कहा, बाबूजी, ये तो अजीब है, पसीना भी नमक बन जाता है। राम सुमेर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बेटा, यही है हमारी जिंदगी। हम अपना खून पसीना बहाते हैं और वो नमक में बदल जाता है। फिर वही नमक पूरे गांव के खाने का स्वाद बनता है। कुछ ही देर में मोहन थक गया। उसकी आंखों में जलन थी, हथेलियों में छाले पड़ने लगे। वह बैठ गया और हांफते हुए बोला, बाबूजी, ये काम तो बहुत कठिन है। धूप, पसीना, जलन सब असहनीय है। राम सुमेर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब समझा बेटा, यही है असली आग। नमक के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। हाँ बाबूजी, अब मुझे समझ में आ रहा है। अम्मा का काम भी कठिन है और आपका भी। गुड़ की मिठास और नमक की आग दोनों मिलकर ही स्वाद बनाते हैं। शाम को जब वे घर लौटे, गौरी ने पहले ही गुड़ की खीर बना रखी थी। परोसते समय उसने जरा सा नमक भी डाल दिया। मोहन ने खीर चखी और प्रसन्न होकर बोला, वाह अम्मा, आज खीर का स्वाद कुछ अलग ही है। मिठास भी है और जायका भी। गौरी और राम सुमेर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में पहली बार एक जैसी चमक थी। यह समझ कि एक दूसरे के बिना कोई भी स्वाद पूरा नहीं। बरसात के बाद गांव में रौनक लौट आई थी। खेतों में हरियाली झूम रही थी और घर घर में पकवानों की तैयारी होने लगी थी। इस बार गांव में हरियाली तीज का त्योहार था। पूरे गांव वाले चौपाल पर जुटने वाले थे, गीत, नृत्य और पकवानों के संग। गौरी ने भी मन बना लिया था कि इस बार वह गुड़ से बने लड्डू और राबड़ी बनाएगी। उधर राम सुमेर सोच रहा था कि नमक के बिना किसी भी पकवान का स्वाद पूरा नहीं होगा। चौपाल पर बड़े बड़े पंडाल सजाए गए। महिलाएं गीत गा रही थीं। आयो तीज का त्योहार, गावन लागी सुहागन, रस बरसावे सावन। बच्चे झूले झूल रहे थे। पुरुष ढोलक और मंजीरे बजा रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मोहन ने भी अपनी योजना बनाई। उसने अम्मा और बाबूजी दोनों से कहा, इस बार हम ऐसा पकवान बनाएंगे जिसमें नमक और गुड़ दोनों का मेल हो। तभी सबको पता चलेगा कि स्वाद किसका है। गौरी और राम सुमेर एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों अब भी अपने अपने श्रम पर गर्व करते थे, पर बेटे की बात में उन्हें कोई अनोखी सच्चाई नजर आई। गौरी ने आंगन में बैठकर गुड़ के लड्डू बनाए, मीठास से भरे, सुगंध से लिपटे हुए। राम सुमेर ने पास ही नमक लाकर रखा और कहा, ये देखो, जरा सा नमक डाल दो, फिर देखना स्वाद में कैसे जान आ जाएगी। गौरी पहले तो हंसती, फिर बोली, लड्डू में नमक, ये कैसा मेल होगा? पर मोहन ने आग्रह किया, अम्मा, जरा कोशिश करके देखो, हो सकता है यही असली स्वाद हो। गौरी ने अनमने ढंग से लड्डू के मिश्रण में एक चुटकी नमक डाल दिया। शाम को जब सब लोग चौपाल पर जमा हुए, गौरी ने अपने लड्डू बांटे। पहले लड्डू वे थे जिनमें केवल गुड़ था। सबने खाए और बोले, वाह, मिठास तो है, लेकिन कुछ कमी लग रही है। फिर मोहन ने वो लड्डू बांटे जिनमें जरा सा नमक मिला था। सबने चखा और एक साथ बोल पड़े, अरे, ये तो कमाल का स्वाद है, मिठास भी है और जिह्वा पर एक अलग ताजगी भी। सचमुच ये लड्डू तो याद रह जाएंगे। धरनीलाल काका ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, राम सुमेर और गौरी, असली स्वाद गुड़ और नमक दोनों के मिलन से बनता है। अकेला कोई भी अधूरा है। राम सुमेर ने गौरी की ओर देखा और बोला, गौरी, आज मान गया कि तुम्हारी मिठास के बिना मेरा नमक फीका है। गौरी की आंखें भी चमक उठीं, और तुम्हारे नमक के बिना मेरी मिठास अधूरी है।
मोहन बीच में बोल पड़ा। यही तो मैं कहना चाहता था अम्मा बाबूजी। असली जीवन का स्वाद तभी है जब दोनों का मेल हो, जैसे आप दोनों मिलकर ही हमारा घर पूरा बनाते हो। गांव वालों ने तालियां बजाईं, चौपाल में गीत गूंज उठा और रात का आसमान भी जैसे इस सच्चाई पर मुस्कुरा रहा था। त्योहार की धूमधाम खत्म हो चुकी थी। चौपाल पर गाए गए गीतों और बजाई गई ढोलक की आवाज अब केवल यादों में रह गई थी। पर उस रात गौरी, राम सुमेर और मोहन के मन में एक नया बीज बो दिया गया था, समझ का, संतुलन का। अगले दिन सुबह आंगन में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। गौरी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। उसने रोटी पर जरा सा घी लगाया और ऊपर से गुड़ का टुकड़ा रख दिया। राम सुमेर ने पास रखी नमकदानी से एक चुटकी नमक छिड़क दिया। गौरी मुस्कुराई। अब तो तुम भी नमक बिना नहीं रह सकते, राम सुमेर ने हंसकर कहा, और तुम भी गुड़ के बिना। मोहन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने अपने छोटे से मन में कोई बड़ी बात समझ ली हो। उसी दिन दोपहर को धरनी लाल काका उनके घर आए। उनके हाथ में एक पुरानी लाठी थी और चेहरे पर अनुभव की रेखाएं। बैठते ही उन्होंने कहा, बेटा राम सुमेर, बेटा गौरी, कल चौपाल में जो देखा वो सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी। असली बात रिश्तों की है। जीवन तभी मीठा है जब उसमें नमक का संतुलन हो, और नमक तभी सुहाता है जब उसमें मिठास की छाया हो। राम सुमेर ने आदर से सिर झुकाया। काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो अब तक समझते थे कि मेरी मेहनत बड़ी है या गौरी की, पर कल की परीक्षा ने दिखा दिया कि असली स्वाद तो हम दोनों के मेल में है। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। हां काका, अब मुझे लगता है कि पति पत्नी भी नमक और गुड़ की तरह हैं। एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है। मोहन चुपचाप सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, काका, क्या हर रिश्ता नमक और गुड़ जैसा होता है? धरनीलाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां बेटा, मां बाप और बच्चे का रिश्ता भी ऐसा ही है। कभी कठोरता का नमक, कभी प्यार की मिठास, तभी तो परवरिश पूरी होती है। अगर सिर्फ मिठास ही हो तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और अगर सिर्फ नमक ही हो तो बच्चा टूट जाएगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। तो अम्मा बाबूजी, आप दोनों ही सही हो। मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में नमक भी है और गुड़ भी। गौरी और राम सुमेर ने बेटे को गले लगा लिया। शाम को जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी आभा बिखरी थी, तीनों परिवार के लोग खाट पर बैठे थे। गौरी ने कहा, राम सुमेर, अब मुझे समझ आया कि स्वाद की असली परख केवल जीभ से नहीं, दिल से होती है। राम सुमेर ने उत्तर दिया, और दिल तभी संतुष्ट होता है जब उसमें मिठास और नमक दोनों मिलते हैं। जैसे हमारी जिंदगी धूप भी है, छांव भी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो अब से हम तीनों मिलकर एक ही काम करेंगे। गुड़ और नमक का मेल, चाहे त्योहार हो या साधारण दिन, हर पकवान में यही सच्चाई होगी। उस रात आकाश में तारों की झिलमिलाहट थी। लगता था जैसे ऊपर से भी कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, जीवन का स्वाद नमक और गुड़ के संग ही पूरा है। त्योहार की रौनक बीते कुछ हफ्ते हो चुके थे। गांव अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आया था। खेतों में हल चल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, बच्चे खेलते हुए शोर मचा रहे थे। पर गौरी और राम सुमेर के घर में अब एक अजीब सी चुप्पी पसरी रहती थी। राम सुमेर हर दिन नमक के खेत से और ज्यादा थक कर लौटता। धूप की तेजी बढ़ गई थी। नमक की सफेदी आंखों में और गहराई से चुभती थी। उसके पैरों में दरारें और गहरी हो गई थीं। घर पहुंचते ही वह खाट पर ढह जाता। गौरी उसके लिए गुड़ की चाय बनाकर लाती, मगर वह थके स्वर में बस इतना कहता, रहने दो गौरी, अभी मन नहीं है। पहले वह हंसी मजाक करता था, बातें करता था, पर अब उसमें चुप्पी घर करने लगी थी। उधर गौरी भी भट्ठी पर दिन रात लगी रहती। गन्ने का रस पकाते पकाते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे।
धुएं से आंखें लाल रहने लगीं। जब शाम को वह राम सुमेर से कुछ कहने की कोशिश करती तो उसे बस थकान और अनमना उत्तर मिलता। गौरी ने कई बार सोचा कि वह राम सुमेर से कहे, तुम मेरी बात सुनो, मुझे भी सुकून दो, लेकिन वह हर बार रुक जाती। उसे लगता, बेचारा दिन भर तपन सहता है, मैं उस पर और बोझ क्यों डालूं। मोहन अब सब कुछ महसूस करने लगा था। उसने देखा कि अम्मा बाबूजी पहले जैसे नहीं रहे। न तो पहले जैसी हंसी थी, न ही बहस। एक रात उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, आप उदास क्यों रहती हो? गौरी ने बेटे को टालते हुए कहा, कुछ नहीं रे मोहन, बस थकान है। अगले दिन उसने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, आप अब अम्मा से बातें क्यों नहीं करते? राम सुमेर ने चुपचाप सिर फेर लिया। बेटा, काम इतना है कि बातों का समय ही कहां मिलता है। मोहन चुप हो गया, मगर उसका दिल भारी हो उठा। एक शाम गौरी चूल्हे की आंच में अकेली बैठी थी। लकड़ियों की लपटें उसके चेहरे पर झिलमिला रही थीं। वह सोच रही थी, ये कैसी दूरी आ गई है हमारे बीच। पहले तो हम गुड़ और नमक की तरह एक दूसरे को पूरा करते थे। अब क्यों लगता है जैसे मिठास और नमक दोनों ही फीके हो गए हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। उधर खाट पर लेटा राम सुमेर भी चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में विचार आया, गौरी मुझसे कुछ दूर होती जा रही है। मैं चाहकर भी उससे खुलकर बात नहीं कर पा रहा। शायद मेरी थकान ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। उस रात चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। गौरी ने धीरे से कहा, राम सुमेर, याद है जब चौपाल में सबने कहा था कि नमक और गुड़ साथ हों तभी स्वाद पूरा होता है? कहीं हमसे वो मेल ही तो नहीं खो गया? राम सुमेर ने आंखें बंद कर लीं। उसने उत्तर नहीं दिया, पर भीतर से उसका मन रो रहा था। हां गौरी, शायद सच यही है। गांव के ऊपर अब सावन के बादलों की चादर थी। कभी हल्की फुहार गिरती, कभी धूप झांक जाती। खेतों की मेढ़ें हरी हो चुकी थीं, मगर गौरी और राम सुमेर के मनों में जो सूखा पसर गया था वह अभी भी नहीं टूटा था। मोहन रोज देखता कि अम्मा अकेले चूल्हे पर बैठी रहती हैं और बाबूजी चुपचाप खाट पर या खेतों में काम में डूबे रहते हैं। वह दोनों को पास लाना चाहता था, मगर समझ नहीं पा रहा था कैसे। एक रात उसने सोचा, अम्मा बाबूजी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि एक दूसरे की थकान भी उनका अपना हिस्सा है। अगर मैं कुछ न करूं तो यह खामोशी और गहरी हो जाएगी। अगले दिन मोहन ने दोनों को बुलाकर कहा, अम्मा, बाबूजी, कल गांव में हरिहर बाबा का कीर्तन है, चलो ना, सब मिलकर चलते हैं। गौरी ने धीमी मुस्कान दी। बेटा, तू चला जा, मुझे भट्ठी संभालनी है। राम सुमेर ने भी सिर हिलाया। मुझसे अब भीड़ भाड़ नहीं होती, तू ही जा। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, ये दोनों तो जैसे अब किसी काम में एक साथ चलना ही नहीं चाहते। उसने अगले दिन एक और उपाय सोचा। मोहन खेत से कुछ गन्ने लेकर आया और अम्मा से कहा, अम्मा, आज गुड़ मत बनाना, चलो हम सब साथ बैठकर गन्ना चूसते हैं। बाबूजी भी आ गए हैं। गौरी पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर बेटे की जिद पर मान गई। राम सुमेर भी आया, मगर बस चुपचाप बैठा रहा। मोहन ने एक गन्ने का टुकड़ा अम्मा को दिया और एक बाबूजी को। वह हंसते हुए बोला, देखो, गन्ना बिना नमक के भी स्वाद देता है और नमक बिना गुड़ के भी, पर असली मजा तभी है जब तीनों साथ हों, मीठा, नमकीन और खट्टा भी। गौरी और राम सुमेर ने उसकी बात सुनी, मगर फिर भी दोनों की आंखों में उदासी बनी रही। कुछ दिनों बाद गांव में भोला बाबा, गांव के बूढ़े किस्सागो, चौपाल पर बच्चों को कहानी सुना रहे थे। मोहन ने जानबूझकर अम्मा बाबूजी दोनों को वहां बुलाया। भोला बाबा कह रहे थे, बच्चों, जिंदगी का असली स्वाद मिठास और नमक दोनों से बनता है। अगर सिर्फ गुड़ खाओ तो जीभ पक जाती है और सिर्फ नमक चखो तो कड़वाहट भर जाती है, मगर जब दोनों साथ हों
तो जिंदगी पूरी लगती है। मोहन ने धीरे से अपने अम्मा बाबूजी की ओर देखा। वह चाहता था कि यह बात उनके दिल तक पहुंचे। गौरी ने रामसुमेर की ओर देखा। रामसुमेर ने पहली बार उसकी नजर का जवाब दिया, मगर फिर दोनों ने निगाहें झुका लीं। रात को मोहन खाट पर लेटा बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने बहुत कोशिश की, पर अम्मा बाबूजी दोनों अपनी थकान और अहंकार में उलझे हैं। शायद इन्हें किसी बड़े झटके की जरूरत है, तभी ये समझेंगे कि इनका साथ ही इनकी ताकत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन ठान चुका था, मैं अम्मा बाबूजी को फिर से एक दूसरे के करीब लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बरसात के बाद गांव की गलियों में जगह जगह पानी भर गया था। तालाब और पोखर तो लबालब थे, मगर उसी पानी में गंदगी घुलकर बीमारियों की आहट भी ले आई थी। गांव में सबसे पहले राम खिलावन चाचा के घर से खबर आई कि उनकी छोटी बेटी को तेज बुखार आ गया है। 2 दिन में ही आधे गांव में बच्चे बड़े बीमार पड़ने लगे। कोई उल्टी से तड़प रहा था, कोई बुखार में कांप रहा था। गांव के वैद्य हरिहर दवाएं बांटते फिर रहे थे, मगर दवा कम पड़ रही थी। अब हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरने लगे। गौरी अपने आंगन में बैठी थी। भट्ठी पर गुड़ की आंच धीमी कर दी थी, क्योंकि अब मिठाई लेने कोई नहीं आ रहा था। उसके मन में बार बार ख्याल आता, कहीं मोहन को कुछ हो गया तो? ये बुखार बच्चों को ही पहले पकड़ रहा है। वह रात भर खिड़की से बेटे की सांसों की आहट सुनती रही। रामसुमेर नमक के खेतों से लौटकर देखता कि गांव के लोग घबराए घबराए हैं। नमक की बोरियां अब बेकार पड़ी थीं, क्योंकि लोग बीमारी से जूझ रहे थे। उसने सोचा, नमक से ही तो बीमारी दूर भाग सकती है। अगर गांव वालों को ठीक से नमक और उबाल कर पानी मिले तो आधे रोग वैसे ही मिट जाएंगे। वह पास के घरों में जाकर बांटने लगा। लो भाई, नमक ले लो, पानी में डालकर पीना, बच्चों को भी देना। खाना बिना नमक के फीका लगेगा, पर बीमारी और बढ़ जाएगी अगर नमक ना मिला। तीसरे दिन अचानक मोहन को भी बुखार चढ़ गया। गौरी घबरा गई। हे भगवान, मेरा लाल बीमार पड़ गया। रामसुमेर भी दौड़ता हुआ आया। उसने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में डर देखा। गौरी कांपती आवाज में बोली, मोहन को बचा लो, मैं गुड़ छोड़ दूंगी, कुछ भी छोड़ दूंगी, बस इसे कुछ न हो। रामसुमेर ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं गौरी, तू क्यों डरे? हम दोनों मिलकर अपना बच्चा बचाएंगे। गुड़ और नमक साथ होंगे तो मोहन भी संभल जाएगा। वैद्य हरिहर आए। उन्होंने कहा, बच्चे को नीम की पत्तियां उबाल कर दो, गुड़ डालो ताकि कड़वाहट कम हो, और नमक मिलाओ ताकि ताकत लौटे। गौरी और रामसुमेर ने पहली बार मिलकर दवा तैयार की। गौरी ने गुड़ डाला, रामसुमेर ने नमक मिलाया। मोहन ने जब वह काढ़ा पिया तो धीरे धीरे उसका पसीना निकला और बुखार उतरने लगा। गौरी की आंखों में आंसू थे। रामसुमेर ने भी पहली बार मुस्कुराकर कहा, देखा गौरी, गुड़ और नमक जब साथ हों तो जहर भी दवा बन जाता है। गौरी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में पुराना अपनापन लौट आया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी ठीक होने लगे। सबने माना कि नमक और गुड़ दोनों का अपना अपना महत्व है। गांव के बुजुर्ग बोले, यह बीमारी हमें सिखाकर गई है, मीठा हो या नमकीन, अकेला अधूरा है, साथ हो तो जीवन पूरा है। मोहन खाट पर बैठा सब सुन रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, अम्मा बाबूजी अब समझने लगे हैं, यही तो मैं चाहता था। हमारी दूसरी कहानी है चूल्हे की आग। गांव की सुबह का रंग ही अलग होता है। मुर्गे की बांग से पहले ही हलचल शुरू हो जाती है। कोई खेत की ओर बैलों को ले जाता है, कोई तालाब से पानी भरता है, तो कोई गाय भैंस के आगे खली भूसा डालता है। मिट्टी के घरों की कच्ची गलियों में हर सुबह एक नई हलचल उतरती थी। फकीरा का घर भी उसी हलचल का हिस्सा था। मिट्टी से लिपे आंगन में तुलसी का चौराहा बना था, जिस पर रोज राधा दीपक जलाती थी।
पिछवाड़े में नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में फकीरा अक्सर शाम को बैठकर बीड़ी पीता। घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें अपनापन भरा हुआ था। उस दिन भी सुबह कुछ अलग नहीं थी। सूरज की पहली किरणें जब बबूल की टहनियों से छन कर आईं, तो फकीरा खेत से लौट रहा था। उसके कंधे पर हल था और माथे पर पसीने की चमक। बैलों को खूंटे से बांधकर उसने पास रखी बाल्टी से पानी भरकर उन्हें पिला दिया। फिर गमछा कंधे से उतारकर माथा पोंछते हुए दरी पर बैठ गया। रसोई से आती खुशबू ने उसका ध्यान खींचा। राधा चूल्हे के पास बैठी लकड़ी की आंच पर रोटियां सेंक रही थी। हर फूली हुई रोटी तवे से उठती तो उसकी महक पूरे आंगन में फैल जाती। उस महक में धुएं का हल्का सा स्वाद मिला रहता, जो भूख को और बढ़ा देता। फकीरा मुस्कुराया। उसने आवाज लगाई, राधा, तेरे हाथ की रोटी में तो भगवान ने भी कुछ जादू डाला है। गेहूं तो सबके खेत में उगता है, पर तेरी रोटियों जैसी खुशबू कहीं और क्यों नहीं मिलती। राधा ने तवे से रोटी उतारी और लकड़ी की डलिया में रखते हुए हंस दी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह बोली, जादू रोटी में नहीं, तेरी भूख में है। खेत से लौट कर आता है तो तुझे मिट्टी की खुशबू भी स्वर्ग जैसी लगती है। दोनों की हंसी आंगन में गूंज गई। बच्चे भी दौड़ते हुए आ गए। छोटी सी गुड़िया ने मां के पल्लू से लिपट कर कहा, अम्मा, पहले मुझे रोटी देना। राधा ने उसे गोदी में उठाया और रोटी का टुकड़ा घी लगाकर उसके हाथ में थमा दिया। यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, साधारण पर स्नेह से भरी हुई। लेकिन मनुष्य की फितरत है, जहां मेहनत को आसान बनाने का साधन दिखे, वह उसे अपनाना चाहता है। गांव में कुछ दिनों से चर्चा थी कि हाट में एक नई लोहे की चक्की बिक रही है। जो भी उसे खरीद लाएगा, उसे आटा पीसने में समय और मेहनत दोनों बचेंगे। औरतों को हाथ से चक्की घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फकीरा भी यह बातें सुनकर सोचने लगा। उसे लगा, राधा दिन भर काम में खपती है। सुबह खेत की देखभाल, फिर घर का काम, चक्की पीसना, बच्चों की देखभाल। अगर यह नई चक्की आ जाए तो उसका बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। अगले हफ्ते जब वह हाट गया तो वही चमचमाती चक्की उसने खरीदी और बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले आया। आंगन में उतरते ही उसने जोर से आवाज दी, राधा देख, तेरे लिए नई चीज लाया हूं। राधा रसोई से बाहर आई। मिट्टी से सनी साड़ी में, माथे पर पसीने की बूंदें, हाथों में आटे का लेप। उसने देखा लोहे की छोटी सी चक्की चमक रही थी। यह क्या है? उसने पूछा। फकीरा गर्व से बोला, नई चक्की। अब तुझे हाथ से पीसने की जरूरत नहीं, बस गेहूं डालो और मिनटों में आटा तैयार। तेरी मेहनत आधी हो जाएगी। देखना, अब रोटियां और जल्दी बनेंगी। राधा चुप रही। उसकी आंखों में खुशी की बजाय हल्की चिंता उतर आई। उसने चक्की को गौर से देखा, जैसे कोई अजनबी घर में घुस आया हो। कुछ देर बाद वह बोली, काम आसान हो जाएगा, यह सच है, लेकिन कभी सोचा है उस हाथ की चक्की की खरखराहट में ही तो घर का संगीत था। जब मैं पीसती थी, तू आंगन में बैठकर गुनगुनाता था। बच्चे खेलते खेलते मेरे पास आते। अब वो आवाज कहां से आएगी? फकीरा हंस पड़ा। अरे पगली, चक्की की खरखराहट से भला कौन सा संगीत निकलता है? तेरी थकान कम होगी, यही बड़ी बात है। और सुन, खुशबू आटे की होती है, तेरे हाथों की नहीं। मशीन से भी वही आटा निकलेगा। रोटियां और भी मुलायम बनेंगी। राधा ने धीरे से सिर हिला दिया। खुशबू लकड़ी की नहीं होती फकीरा, खुशबू उस वक्त की होती है जब तू मेरे पास बैठा रहता है। रोटियां बनती हैं तो उसमें साथ का स्वाद उतरता है। अगर तू दूर होगा तो चाहे कैसी भी चक्की हो, रोटी में स्वाद कहां से आएगा? फकीरा ने मजाक में बात टाल दी। तू तो बड़ी दार्शनिक बातें करने लगी है। चल, अब नई चक्की से ही आटा पीसेंगे। देखना, गांव की ओर औरतें भी यही कहेंगी। फकीरा आगे निकल गया। राधा मुस्कुरा तो दी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। उस दिन से घर में बदलाव आ गया।
नई चक्की से आटा पीसना आसान हो गया। कुछ ही मिनटों में गेहूं पिसकर सफेद आटा निकल आता। राधा का समय और श्रम बचने लगा। लेकिन जब रोटियां बनी तो कुछ अलग सा लगा। महक वही नहीं थी। धुएं में घुली वह पुरानी सुगंध जैसे गायब हो गई थी। फकीर ने पहली बार तो ध्यान नहीं दिया। भूख लगी थी, रोटियां खाईं और उठ गया। पर दूसरे दिन उसने खुद सोचा, रोटी में वो बात नहीं रही। पता नहीं क्यों। बच्चों ने भी कहा, अम्मा आज रोटी में पुरानी खुशबू नहीं है। राधा चुप रही। उसने बस धीमे से कहा, खुशबू लकड़ी की आंच से आती है, मशीन के लोहे से नहीं। गांव में धीरे धीरे बातें होने लगीं। अरे फकीरा तो नई चक्की ले आया है, बड़ा शौकीन है। हां, पर राधा की रोटियों की खुशबू अब पहले जैसी कहां रही। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए भी राधा को छेड़ देती। बहू, तेरे घर की रोटियां तो अब शहर जैसी हो गई हैं, चिकनी सपाट पर बिन खुशबू की। राधा उन बातों को सुनकर मुस्कुरा तो देती, पर भीतर से तड़प जाती। उस रात जब दोनों सोने लेटे तो राधा ने धीमे स्वर में कहा, फकीरा, सुविधा अच्छी है, पर क्या सुविधा के चक्कर में हम अपना अपनापन खोते जा रहे हैं? रोटी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं होती, वो घर की आत्मा होती है। फकीरा ने करवट बदलते हुए कहा, तू बेकार की सोचती है। सुबह जल्दी उठना है, सो जा। राधा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। मिट्टी की दीवारों पर धूप सुनहरी परत जैसी बिछ गई थी। बैलों की घंटियां और गडेरियों की बांसुरी हवा में गूंज रही थीं। फकीरा खेत की ओर जा चुका था। राधा रसोई में नई चक्की से आटा पीस कर चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। आंगन में धुआं उठ रहा था, पर उस धुएं की गंध में वह पुरानी महक नहीं थी। छोटा बेटा मोहन, जो शायद 7-8 साल का होगा, रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते ही रुक गया। अम्मा, ये रोटी पहले जैसी नहीं है, पता नहीं क्यों। राधा ने बेटे की आंखों में देखा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, खुशबू लकड़ी की आंच से आती है और मां की सांसों से मिलती है। अब वो बात नहीं रही। मोहन कुछ समझा नहीं, पर उसकी मासूम आंखों में सवाल तैर गए। गुड़िया, जो मां की गोद में बैठी थी, उसने भी कहा, अम्मा, पहले वाली मीठी खुशबू कहां चली गई? राधा के मन में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वह मुस्कुराई, लेकिन आंखों के कोने भीग उठे। उस दिन दोपहर में जब राधा कुएं पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें वहां जुटी हुई थीं। सबके सिर पर घड़े, हाथ में रस्सी और हंसी मजाक का दौर। गांव की रामदुलारी ने चुटकी ली, अरे राधा, अब तेरे घर की रोटियों की खुशबू तो आंगन से भी गायब हो गई है। पहले जब तू चक्की पीसती थी तो उसकी खरखराहट दूर तक सुनाई देती थी। अब सब सन्नाटा है। दूसरी औरत बोली, हां बहन, पहले जब लकड़ी जलती थी तो धुएं की गंध हवा में फैल जाती थी। उसी गंध से तो लगता था कि राधा के घर रोटियां बन रही हैं। अब तो न महक न स्वाद, बस मशीन का आटा। सब औरतें ठट्ठा कर हंस पड़ी। राधा का चेहरा लाल हो गया। उसने घड़ा भरा और चुपचाप घर लौट आई। रास्ते भर उसके कानों में वही ताने गूंजते रहे, अब तेरे घर की रोटियों की खुशबू नहीं रही। घर पहुंचते ही उसने आंगन में रखी नई चक्की को देखा। चमचमाती चक्की अब उसे बोझ जैसी लग रही थी। उसे याद आया, पुरानी हाथ की चक्की, जिसकी खरखराहट पर उसके दिन गुजरते थे। उस आवाज में जैसे जीवन की लय थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, फकीरा सोचता है आटा ही सब कुछ है, पर असली स्वाद तो उस धुएं में था, उस साथ में था जिसकी गवाही पूरा गांव देता था। शाम को जब फकीरा खेत से लौटा तो बच्चों ने झट से कह दिया, बाबा, अब हमारी रोटियां पहले जैसी नहीं रहीं। फकीरा हंस पड़ा, अरे तुम बच्चों को तो बस खेलने से मतलब है, रोटी कैसी भी हो पेट तो भरती है। मोहन ने गंभीर होकर कहा, बाबा,
अम्मा सही कहती हैं, पहले रोटियों की खुशबू से हमें भूख लग जाती थी, अब तो रोटी सामने रख दो तब भी खाने का मन नहीं होता। यह सुनकर फकीरा थोड़ी देर के लिए चुप रह गया, फिर गमछा कंधे पर डालकर बोला, खुशबू लकड़ी की हो या लोहे की, उसमें पेट भरने की ताकत तो वही रहती है। तुम लोग व्यर्थ की बातें करते हो। राधा ने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप रोटियों की थाली रख दी, पर उसका मन बुझ चुका था। रात को जब दोनों खाट पर लेटे तो राधा ने धीमे स्वर में कहा, फकीरा, गांव की औरतें भी कह रही थीं, हमारे घर से अब रोटियों की महक नहीं आती। क्या तुझे नहीं लगता कि कुछ बदल गया है? फकीरा ने करवट बदलकर कहा, लोगों को तो ताने देने का बहाना चाहिए, तू उनकी बातों को दिल पर मत ले। सुविधा ही असली चीज है। अब तेरी मेहनत कम हो गई है, यही बड़ी बात है। राधा की आंखें भर आईं। मेहनत कम हो गई है, पर घर की आत्मा भी तो कम हो गई है। फकीरा, धुआं ही घर की गवाही होता है। जब धुआं उठता है तो पूरा गांव जानता है कि इस घर में रोटियां बन रही हैं। अब वो गवाही कौन देगा? फकीरा चुप हो गया। वह राधा की बातों को समझ नहीं पाया, या शायद समझकर भी मानना नहीं चाहता था। अगली सुबह फिर वही क्रम दोहराया गया। राधा ने मशीन से आटा पीसा, रोटियां बनाई, पर इस बार उसने जानबूझकर पुरानी चक्की का एक पत्थर आंगन के कोने से निकालकर सामने रख दिया। उस पर हाथ फिराकर वह बोली, तू गवाही देती थी मेरे घर की, तेरी खरखराहट में ही मेरा गीत था। मोहन ने पास आकर पूछा, अम्मा, ये पुरानी चक्की क्यों निकाल ली? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस चक्की की आवाज में हमारी रोटियों की खुशबू छुपी है बेटा। बच्चा भले न समझा, पर उसकी आंखों में चमक आ गई। दिन पर दिन गुजरते गए। नई चक्की घर में थी, लेकिन पुरानी चक्की और चूल्हे के धुएं की याद हर दिन राधा को कुरेदती रही, और हर रोज उसका मन कहता, रोटियों की खुशबू आटे से नहीं, उस धुएं की गवाही से आती है जिसमें साथ बैठकर खाने की रीत होती है। गांव में बरसात का मौसम दस्तक दे चुका था। खेतों में हल्की हल्की हरियाली उभर आई थी। पोखर का पानी किनारों तक भर चुका था। कच्ची गलियां कीचड़ से लबालब हो जाती, मगर फिर भी बच्चे उसी में उछल कूद मचाते। फकीरा सुबह सुबह खेत से लौटा था। बैलों को बांधकर उसने राधा से आवाज दी, राधा, जल्दी खाना दे, खेत पर काम ज्यादा है, देर हो जाएगी। राधा रसोई में थी। नई चक्की से पीसा आटा थाली में रखा था। उसने जल्दी जल्दी चूल्हे पर रोटियां सेंकनी शुरू की। धुआं उठा, पर उसमें वो पुरानी गंध नहीं थी। मोहन और गुड़िया पास ही बैठे थे। गुड़िया ने कहा, अम्मा, कल वाली चक्की वाली रोटियां मुझे पसंद नहीं आई, आज पुरानी चक्की से बना आटा पीसना। राधा ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी अम्मा के बस में सब नहीं है गुड़िया। तेरे बाबा कहते हैं नई चक्की से ही आटा पीसा जाएगा, तू बस खा ले। गुड़िया चुप हो गई, पर उसकी आंखें उदास हो गईं। थोड़ी देर बाद जब फकीरा ने पहली रोटी तोड़ी तो उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने न चाहते हुए भी महसूस किया कि स्वाद में कुछ कमी है। उसने सोचा, क्यों लगता है कि रोटियों में अब जान नहीं रही। पेट तो भरता है, मगर मन नहीं भरता। पर उसने जुबान पर कुछ नहीं लाया। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, रोटियां पहले जैसी नहीं हैं। फकीरा ने डपट दिया, चुप कर, तू भी अपनी अम्मा जैसी बातें करने लगा है। रोटियां रोटी होती हैं, बस खाओ और चुप रहो। मोहन चुप तो हो गया, लेकिन उसकी मासूम आंखें बाबा की कठोरता समझ न सकीं। खाना खाकर फकीरा खेत की ओर चला गया, पर उसका मन पूरे दिन खटखटाता रहा। बैलों के साथ हल चलाते हुए भी उसे रोटियों का वही फीका स्वाद याद आता। क्या सच में फर्क है, या फिर मैं ही बेवजह सोच रहा हूं? वह खुद से बुदबुदाया। शाम को जब वह लौटा तो आंगन में कुछ औरतें बैठी थीं। वे राधा से बातें कर रही थीं। रामदुलारी बोली, बहन,
तेरे हाथ का स्वाद तो सारा गांव जानता है, पर अब सच कहें तो रोटियों में वो बात नहीं रही। दूसरी औरत ने हंसते हुए जोड़ा, हां, अब तो लगता है जैसे रोटियां गांव की नहीं, शहर की दुकान से आई हूं, चिकनी सपाट पर बिन खुशबू। सब हंस पड़ी। राधा चुप रही, उसकी आंखें झुक गईं। फकीरा दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके कानों में ये शब्द तीर की तरह चुभ गए। वह अंदर आया और गुस्से से बोला, तुम औरतें व्यर्थ की बातें करती हो। रोटी पेट भरने की चीज है, कोई गंध सूंघने का सामान नहीं। औरतें चुप हो गईं। माहौल भारी हो गया। रात को जब दोनों खाट पर लेटे तो राधा ने धीमे स्वर में कहा, फकीरा, तू मान ले, नई चक्की से आटा जरूर जल्दी पीस जाता है, पर रोटियों का स्वाद चला गया है। बच्चे भी महसूस करते हैं और गांव वाले भी कहते हैं। आखिर सब झूठ तो नहीं बोलते। फकीरा ने आंखें मूंद ली। राधा, तू छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। मेरा काम खेत में है, तेरी चिंता रसोई की। मुझे इन बातों से क्या लेना। राधा का दिल जैसे बैठ गया। तो तुझे अपने घर की रोटियों की खुशबू से भी कोई लेना देना नहीं। फकीरा ने करवट बदल ली। बस सो जा, सुबह जल्दी उठना है। राधा ने आंखें मूंद ली, पर उसकी पलकों पर आंसू चमकने लगे। अगली सुबह राधा ने सोचा, आज देखूंगी, अगर पुरानी चक्की से आटा पीसूं तो क्या फर्क पड़ता है। उसने चुपके से आंगन में रखी पुरानी चक्की को साफ किया। हाथ से धीरे धीरे गेहूं पीसना शुरू किया। चक्की की खरखराहट गूंजी। मोहन और गुड़िया दौड़ते हुए आ गए। अम्मा, ये वही आवाज है, मोहन ने खुश होकर कहा। गुड़िया बोली, अब आज रोटियां स्वादिष्ट होंगी। राधा मुस्कुराई। जब रोटियां बनी तो पूरे आंगन में पुरानी वही महक फैल गई। बच्चे झूम उठे। शाम को फकीरा खेत से लौटा। खाने में बैठा तो उसने भी नोटिस किया, आज तो रोटियों में वही पुराना स्वाद है। उसने राधा की ओर देखा। राधा चुपचाप मुस्कुरा रही थी। फकीरा कुछ बोल न सका। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। नीले आकाश पर हल्की हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। पर फकीरा के घर में अब भी वैसी ही खामोशी पसरी हुई थी। रसोई में चूल्हा तो जल रहा था, पर उस पर साग पात की खुशबू पहले जैसी नहीं उठ रही थी। राधा अपने काम में लगी थी, पर उसके चेहरे पर एक थकी हुई चुप्पी थी। फकीरा चारपाई पर बैठा बीड़ी सुलगाते हुए सोच में डूबा था। उसने महसूस किया कि राधा अब कम बोलती है। पहले जब वह सुबह खेत जाता था, राधा उसके साथ बैठकर रोटियां सेंकती थी और हंसी मजाक में आधा काम खत्म हो जाता था। अब वह सिर्फ चुपचाप रोटियां बना देती है और थाली में रखकर चली जाती है। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जुटीं तो उनकी चुगलियां शुरू हो गईं। सीता ने राधा को देखते हुए धीरे से कहा, अरे राधा, अब तो तेरे घर का धुआं भी बदल गया है। पहले तेरे चूल्हे की खुशबू आंगन से गली तक जाती थी, अब बस पिसान का मैल ही महकता है। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने घड़े में पानी भरती रही। पर गीता ने भी ठहाका मारते हुए कहा, कहते हैं ना, जब घर में आंच ठंडी हो जाए तो चूल्हा चाहे नया हो या पुराना, रोटी बेस्वाद ही लगती है। सब हंसने लगीं। राधा के कान लाल हो उठे, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक दर्द झलक आया, पर होंठों पर कोई आवाज नहीं थी। दोपहर को फकीरा खेत से लौटकर आया। उसने देखा कि राधा अकेली खपरेल के नीचे बैठी है। उसके सामने अधजली लकड़ी पड़ी थी। फकीरा ने मजाक में कहा, क्या बात है राधा, चूल्हा तेरा भी नाराज हो गया है क्या? देख, लकड़ी आधी जली और आधी बुझी। राधा ने सिर्फ एक नजर डाली और चुपचाप उठकर रसोई की ओर चली गई। फकीरा को पहली बार महसूस हुआ कि यह चुप्पी खतरनाक है। वह मन ही मन बोला, राधा की चुप्पी अब घर की सबसे बड़ी आहट बन गई है। अगर यही रहा तो न रोटियों में स्वाद बचेगा, न रिश्तों में।
उस रात फकीरा ने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद गलती चक्की की नहीं, गलती उसकी है। उसने सोचा, नई चक्की लगवा दी, पर साथ बैठकर रोटी खाने का सुख कहीं खो दिया। राधा अब अकेली चूल्हे के पास बैठती है और मैं खेत खलिहान की थकान में बस सो जाता हूं। वह करवट बदलते बदलते देर रात तक सोचता रहा, लेकिन गांव की चुगलियां यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन शाम को हीरा लाल ने हंसते हुए कहा, अरे फकीरा, सुना है तेरे घर की रोटियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। क्या बात है भाई? नई चक्की ने स्वाद छीन लिया या राधा ने तेरा मिजाज? फकीरा ने हंसकर टाल दिया, पर भीतर कहीं वह चुभ गया। रात को जब राधा ने उसके आगे थाली रखी तो वह देर तक उस थाली को देखता रहा। रोटियां गोल थीं, पर उनमें वो खुशबू नहीं थी। सब्जी अच्छी बनी थी, पर खाने में कोई रस नहीं था। उसने राधा को देखना चाहा, पर राधा नजरें झुकाकर सिर्फ काम में लगी रही। उसकी चुप्पी अब फकीरा के लिए बोझ बन रही थी। वह सोच रहा था, ये चुप्पी टूटेगी कैसे? और अगर ये चुप्पी न टूटी तो हमारा रिश्ता भी कहीं इस बुझती लकड़ी जैसा न रह जाए। फकीरा उस दिन भी खेत से थका हारा लौट आया। माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। उसके हाथ में हल्की सी मिट्टी की गंध थी और पैर धूल से भरे हुए थे। घर में कदम रखते ही उसने देखा, रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। राधा दरवाजे की ओट से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही थकान बैठ गई थी। फकीरा ने पानी का लोटा उठाया और पूछा, फकीरा, राधा, आज खाना नहीं बनाया? राधा धीरे स्वर में, बनाया है, रोटी चूल्हे पर नहीं, तवे पर बनी है। फकीरा कुछ पल चुप रहा। मन में कहीं हल्की चुभन हुई। उसे याद आया, कुछ महीने पहले जब वह खेत से लौटता था तो राधा चूल्हे के पास बैठी उसकी राह देखती थी। चूल्हे पर दाल खदकती रहती, रोटी फूलती रहती, और जब दोनों साथ बैठते तो राधा कहती, रोटी की असली खुशबू आग में है जो रिश्ते की तरह जलती रहती है। लेकिन अब नई चक्की का आटा, गैस का तवा और चूल्हे की बुझी राख, सब बदल चुका था। उस रात दोनों खा तो लिए, मगर बिना बोले। रोटी का स्वाद जैसे गले से उतर ही नहीं रहा था। फकीरा को ऐसा लग रहा था जैसे आटे में मिठास नहीं रही। उसने सोचा, क्या सच में चक्की का आटा फीका है या मेरा मन भारी है? राधा ने थाली हटाते हुए कहा, राधा, तुम सोचते हो कि सब आटे का खेल है, लेकिन बात उससे बड़ी है। फकीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। फकीरा, तो फिर क्या है? मेहनत में करता हूं खेत में, चक्की में आटा पिसवाना गलत कर दिया क्या? राधा, गलत तो कुछ नहीं, पर पहले हम दोनों साथ बैठते थे। चूल्हे की लकड़ी की जलन में भी एक अपनापन था। अब बस खाना रह गया है, साथ नहीं। फकीरा रात भर करवटें बदलता रहा। छत की ओर ताकते हुए उसके मन में सवाल गूंजता रहा, क्या सच में लकड़ी की खुशबू से बढ़कर साथ की खुशबू होती है? सुबह होते ही वह खेत चला गया, लेकिन मन अब भी भारी था। खेत की मिट्टी को जोतते जोतते भी उसे राधा की बातें याद आती रहीं। शाम को लौटते समय गांव के चौपाल पर बुजुर्ग हरिया बैठे मिले। फकीरा उनके पास जाकर बोला, फकीरा, हरिया काका, क्या कभी रोटी का स्वाद बदल सकता है? हरिया मुस्कुराए और बोले, हरिया, रोटी का स्वाद आटे में नहीं, उस संगत में है जिसमें उसे खाया जाए। बेटा, अकेली रोटी चाहे कितनी भी सुगंधित हो, पर अकेलेपन में वो बेस्वाद ही लगती है। फकीरा की आंखें जैसे खुल गईं। उस रात उसने राधा को आवाज दी, फकीरा, राधा, आज चूल्हा जला लेते हैं। लकड़ी भले ही पुरानी हो, पर अंगारों में गर्मी अब भी है। राधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर होंठों पर मुस्कान तैराई। दोनों ने साथ बैठकर चूल्हे को फिर जलाया। अंगारों से उठता धुआं जैसे रिश्ते की ठंडक को पिघला रहा था। गांव की सुबह हमेशा की तरह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से जाग उठी थी, लेकिन फकीरा और राधा के आंगन में अब भी एक हल्की सी खामोशी थी।
चूल्हा जो कभी घर की रौनक हुआ करता था, अब अक्सर ठंडा रह जाता। राधा दिनचर्या निभाती तो थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक जैसे धीरे धीरे बुझ रही थी। उस दिन सुबह सुबह पड़ोसन दुलारी आई। वह राधा की हमउम्र थी और उसकी बचपन की सहेली भी। दुलारी ने देखा कि राधा बिना मन के आटा गूंद रही है। दुलारी ने पूछा, अरे राधा, आज भी चूल्हा ठंडा पड़ा है क्या? धुएं की खुशबू तो आनी चाहिए थी। राधा हल्की मुस्कान बनाकर बोली, अब धुएं की खुशबू कहां दुलारी, फकीरा ने चक्की लगवा ली है। हाथ का पिसा आटा नहीं, मशीन का पिसा आटा है। और फिर वह रुकी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो आईं। और फिर अब साथ बैठकर खाने का वक्त भी कहां है। फकीरा को हमेशा खेत, चक्की और कामकाज की ही फिक्र रहती है। दुलारी ने गहरी सांस ली और पास बैठ गई। राधा, मैंने अपनी मां से एक बात सीखी थी। रोटी चाहे मिट्टी पर बने चाहे तवे पर, असली स्वाद तो साथ बैठकर खाने में है। आदमी का मन जब रिश्तों से हटने लगे तो रोटी का स्वाद भी फीका हो जाता है। उसी शाम मोहन और गीता खेल खेल में आंगन में आकर बैठ गए। मोहन ने धीरे से पूछा, अम्मा, क्यों हमारी रोटियों में अब वो खुशबू नहीं आती? पहले जब तुम हमें चूल्हे के पास खिलाती थीं, तब मजा आता था। गीता ने भी सहमति जताई। हां अम्मा, वो जो लकड़ी की महक और धुएं से आंखों में पानी आता था, फिर भी खाना अच्छा लगता था। राधा बच्चों की बातें सुनकर कुछ देर चुप रही। उसने आटे का गोला हाथ में उठाया और सोचा, क्या सच में अब घर की आग ठंडी हो गई है? रात को जब फकीरा घर लौटा तो उसने देखा कि राधा चूल्हे के पास बैठी है, लकड़ी सुलग रही है। फकीरा ने थोड़े खींच भरे स्वर में कहा, फिर चूल्हा जलाया? राधा, मैं तो कहता हूं ये सब पुरानी झंझटें छोड़ दो। गैस, चक्की सब सुविधा के लिए है, इतना कष्ट क्यों उठाना? राधा ने धीरे से जवाब दिया, फकीरा, कष्ट चूल्हे का नहीं, कष्ट तो उस रिश्ते का है जो ठंडी होती रसोई से और ठंडा हो रहा है। लकड़ी की आग में सिर्फ रोटी नहीं पकती, उसमें घर की गर्माहट भी पकती है। फकीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सुविधा की सोच ने घर के स्वाद और रिश्तों की मिठास को फीका कर दिया है। गांव की सुबह फिर से सुनहरी धूप के साथ आई, लेकिन फकीरा के मन में हलचल तेज थी। खेत का काम पूरा होने के बावजूद वह बार बार राधा और बच्चों की ओर नजर डालता। उसकी आंखों में एक नई चिंता थी। रोटी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट खो रही थी। मोहन खेत के पास खेल रहा था। गीता उसके पीछे दौड़ती, हंसती और मिट्टी में अपने हाथों के निशान छोड़ रही थी। मोहन, बाबा, अम्मा क्यों उदास रहती हैं? फकीरा ने थोड़ा झुका और मोहन को गोदी में उठाया। फकीरा, अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा उदास नहीं है, बस सोचना पड़ता है घर में सब काम सही से हो रहे हैं कि नहीं। कभी कभी हम बड़े लोग अपनी बात छोटे लोगों को नहीं बता पाते। मोहन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में सवाल बाकी थे। दिन भर फकीरा खेत में हल चलाता रहा, पर उसका मन घर में चूल्हे और राधा की तरफ घूमता रहा। उसे याद आया, जब उसने नई चक्की खरीदी थी तो सोचा था कि राधा की मेहनत आसान हो जाएगी, लेकिन अब रोटियों की खुशबू फीकी, राधा की मुस्कान हल्की और बच्चों की बातें चिंतित लग रही थीं। शाम को फकीरा घर लौटा। राधा चूल्हे के पास बैठी, लकड़ी जल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उदास था। फकीरा धीरे स्वर में, राधा, मैं सोच रहा हूं शायद मैंने कुछ गलत किया। नई चक्की से काम आसान हो गया, पर शायद उस आग की गर्माहट हमने खो दी। राधा की आंखें बड़ी हो गईं। वह कुछ पल चुप रही। राधा, फकीरा, मुश्किल काम में ही साथ बैठने का मजा था। अब जब सब मशीनों में हो गया है तो रोटी भी बेस्वाद लगने लगी। फकीरा ने धीरे से लकड़ी उठाई और चूल्हे में डाल दी। वह पहली बार जानबूझकर रोटियां सेंकने बैठ गया। फकीरा, आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर रोटी खाऊंगा।
देखना, शायद ये घर की खुशबू लौट आए। बच्चे पास आ गए। मोहन और गीता दोनों झूमते हुए चूल्हे के पास बैठ गए। राधा की आंखों में मुस्कान वापस आई। फकीरा ने धीरे धीरे आटा गूंथा। उसकी हथेलियों में मेहनत की पुरानी छाप थी। वह रोटियां बेलता और तवे पर रखता गया। चूल्हे से उठता धुआं, रोटियों की खुशबू और फकीरा की गहरी सांसें, सब कुछ घर में वही पुराना संगीत बना रहे थे। राधा ने मोहन और गीता को थाली में रोटियां बांटी। फकीरा भी वहीं बैठकर रोटी खा रहा था। राधा धीरे से, देखा फकीरा, खुशबू आटे में नहीं, साथ में होती है। फकीरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फकीरा, हां, अब मैं समझ गया। सुविधा अच्छी है, पर साथ की गर्माहट सबसे जरूरी है। अगली सुबह गांव की गलियों में हल्की धूप और बच्चों की हंसी के बीच फकीरा और राधा का घर फिर से जीवन से भर उठा। चूल्हे की लकड़ी से उठता धुआं अब सिर्फ रोटियां सेंकने के लिए नहीं, बल्कि घर में बह रही गर्माहट की गवाही भी बन गया था। मोहन और गीता सुबह सुबह दौड़ते हुए आंगन में पहुंचे। मोहन, अम्मा, बाबा, आज रोटी की खुशबू अलग ही आ रही है। गीता, हां, पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। क्यों अम्मा? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा, क्योंकि आज हम सब साथ बैठकर खा रहे हैं। यही असली स्वाद है बच्चों। फकीरा ने आंगन में रखी पुरानी चक्की के पास हाथ फेरते हुए कहा। फकीरा, देखो बच्चों, यही है वो जादू। मशीन से आटा तो पीस लिया जाता है, लेकिन साथ की गर्माहट आटे में नहीं आती। उसे हम सबको मिलकर जोड़ना पड़ता है। इसी दिन गांव की औरतें पानी भरते समय घर की ओर झांक रही थीं। दुलारी, अरे वाह राधा, फकीरा भी साथ बैठा रोटियां खा रहा है। अब तो पता चलता है कि तुम्हारा घर फिर से खुशबू से भरा है। सीता, सच में आग की गर्मी और साथ की महक ने रोटियों को नया स्वाद दे दिया। अब न केवल रोटियां, बल्कि रिश्तों की खुशबू भी आंगन में फैल रही है। राधा ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक लौट आई। शाम को जब फकीरा खेत से लौटा, राधा पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखी। वह बच्चों के साथ खड़ी थी और उन्हें रोटियां बांट रही थी। फकीरा धीरे से, राधा, आज फिर वही पुरानी रौनक है। बच्चों के चेहरे पर चमक और रोटियों की महक, सब कुछ वही है जो खो गया था। राधा ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी। राधा, हां फकीरा, अब मैं जानती हूं कि रोटी का असली स्वाद सिर्फ आटे में नहीं, हमारे साथ बैठने में है। धन्यवाद कि तुमने समझा। फकीरा ने थाली उठाई और बच्चों के साथ बैठ गया। चूल्हे की आग में अब सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मी भी जल रही थी। गांव में सुबह का सूरज सुनहरी किरणों के साथ उतर रहा था। खेतों में हल्की हरियाली और पानी की चमक घरों तक पहुंच रही थी। लेकिन अब फकीरा और राधा के घर से उठता धुआं सिर्फ उनके आंगन में नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलाने लगा था। मोहन और गीता सुबह सुबह दौड़ते हुए चूल्हे के पास पहुंचे। मोहन, बाबा, अम्मा, आज तो रोटियों में अलग ही स्वाद है। पूरे गांव में महक फैल रही है। गीता, हां, सच में लग रहा है जैसे पूरे गांव में अब आग की गर्मी लौट आई हो। राधा ने हंसकर कहा। राधा, बच्चों, यह सिर्फ आटे या लकड़ी की वजह से नहीं है, यह साथ बैठकर खाने और प्यार से बनाने की वजह से है। यही असली खुशबू है। शाम को फकीरा खेत से लौटा। उसने देखा कि गांव के कई लोग उनके घर की तरफ झांक रहे थे। दुलारी, वाह राधा, तुम्हारे घर की रोटियां और खुशबू फिर से लौट आई और फकीरा भी साथ बैठा खा रहा है। बहुत अच्छा लगा। सीता, सच में यह देखकर पता चलता है कि घर में रिश्तों की आंच कभी ठंडी नहीं हो सकती। जो लोग साथ में बैठते हैं, उनका प्यार और सहयोग हर चीज को स्वादिष्ट बना देता है। फकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फकीरा, हां, अब मैं समझ गया। केवल आटे या चक्की से स्वाद नहीं आता, बल्कि साथ की गर्माहट में ही जीवन का असली स्वाद है। राधा ने थाली तैयार की
और दोनों बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। चूल्हे की आग में अब सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि रिश्तों की आंच भी जल रही थी। मोहन और गीता दोनों खुश थे। मोहन, बाबा, अब रोटियां फिर से पहले जैसी लग रही हैं। अब हमें भूख भी जल्दी लगती है। गीता, हां अम्मा, अब खाना खाने में मजा आ रहा है। फकीरा ने हल्का हंसते हुए कहा। फकीरा, बच्चों, याद रखना, रोटी का असली स्वाद आटे में नहीं, साथ बैठने और प्यार से खाने में होता है। राधा ने सिर झुकाया और फकीरा की ओर मुस्कुराई। सवेरे की हल्की धूप गांव की मिट्टी पर पड़ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चे की हंसी के बीच फकीरा और राधा के घर में अब पूरी तरह से जीवन की रौनक लौट आई थी। मोहन और गीता जैसे हर दिन की तरह दौड़ते हुए आंगन में पहुंचे। मोहन, बाबा, अम्मा, आज तो रोटियां और भी स्वादिष्ट लग रही हैं। क्या यह नई चक्की का कमाल है? गीता, हां सच में, अब खाना खाने में मजा ही अलग है। राधा ने हल्की मुस्कान दी और कहा। राधा, बच्चों, यह नई चक्की नहीं, यह हमारी एक साथ बैठकर खाने की आदत और प्यार है जो रोटियों को स्वादिष्ट बना रही है। फकीरा ने आंगन में बैठकर बच्चों की ओर देखा। फकीरा, हां, अब मैं समझ गया। सिर्फ आटा पीसना ही काम नहीं है, साथ बैठकर खाना बनाना और खाना ही असली खुशबू है। ये हमारे घर और रिश्तों की आंच है। शाम को पूरे परिवार ने चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया। रोटियों की खुशबू और अंगारों की गर्मी पूरे घर में फैल गई। मोहन और गीता बच्चों जैसी मासूमियत से हंसते और रोटियों को छकते रहे। राधा, देखो फकीरा, अब हम सब साथ हैं। यही आंच हमारे घर को हमेशा गर्म रखेगी। फकीरा ने हल्के स्वर में जवाब दिया। फकीरा, हां राधा, अब मैं जान गया कि घर की असली गर्मी लकड़ी की आग में नहीं बल्कि हम सबके साथ बैठने और प्यार बांटने में है। गांव की औरतें भी आंगन के पास से गुजरते हुए मुस्कुराती। दुलारी, वाह राधा, तुम्हारे घर की खुशबू और गर्मी अब पहले जैसी है। फकीरा भी अब साथ बैठकर खा रहा है। यह देखकर तो हर किसी का मन खुश हो जाता है। सीता, सच में, रिश्तों की आंच कभी ठंडी नहीं होती। जो लोग साथ बैठते हैं और प्यार से खाते हैं, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। राधा ने सिर झुकाकर मुस्कुराई और फकीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और संतोष की चमक थी। फकीरा ने चूल्हे के पास बैठकर आटे का गोला हाथ में लिया और धीरे धीरे बेलते हुए बोला। फकीरा, अब समझ आया राधा, रोटियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि साथ बैठने और एक दूसरे की गर्माहट महसूस करने के लिए हैं, और यही हमारे घर की असली खुशबू है। राधा ने थाली पकड़ते हुए कहा। राधा, हां फकीरा, अब चूल्हे की आग सिर्फ खाना नहीं पकाएगी बल्कि हमारे रिश्तों की आंच भी हमेशा बनाए रखेगी।